हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के अंदर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड सामने आया है और ये फ्रॉड एनपीए अकाउंट में हुआ है। आप देख सकते हैं, द मिंट का आर्टिकल है ये। पीएनबी रिपोर्ट्स बोरोइंग फ्रॉड ऑफ ओवर ₹2000 करोड़ इन एनपीए अकाउंट। तो ये पूरा मामला क्या है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पंजाब नेशनल बैंक अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन बैंक है भारत के अंदर। चाहे बिजनेस वॉल्यूम के बारे में हम बात कर लें कि कितना ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, या फिर अगर हम इसके नेटवर्क को भी देखें तो एटीएम इसके बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा इसके जो ब्रांचेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सब को लेकर के ये सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन बैंक है। 1894 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसकी जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब यहाँ पे अगर हम इसके नेटवर्क के बारे में देखें तो 180 मिलियन कस्टमर्स हैं इसके, तकरीबन 18 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, 12,248 ब्रांचेस हैं इसके पूरे देश में और 13,000 से ज़्यादा एटीएम्स भी हैं इसके। अब यहाँ पे पूरा मामला क्या है, तो एक्सचेंज को जो इसके द्वारा फाइलिंग की गई है पीएनबी के द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारी केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा इस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर 2060.14 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड रिपोर्ट किया गया है। और ये फ्रॉड किया किसके द्वारा गया है, तो यहाँ पे एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है ILNFS तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसके द्वारा ये पर्टिकुलर जो फ्रॉड है उसको यहाँ पे किया गया है। और अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें, ILNFS कंपनी के बारे में, तो इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा एक महीने पहले भी जो एक दूसरी पब्लिक सेक्टर बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक PSB, उसमें भी इसी तरीके का फ्रॉड सामने आया था 148 करोड़ रुपए का। तो अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये ILNFS है क्या, तो बेसिकली देखिए ये जो ILNFS है ये मेन कंपनी है और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनी है। तो उसी में से एक कंपनी है ILNFS तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड ITPCL। तो इसको यहाँ पे सेटअप किया गया था मेन कंपनी के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे सेटअप किया गया था। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको सेटअप किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पे इसको सेटअप किया गया था ताकि तमिलनाडु के अंदर जो कुडालोर है उसमें थर्मल पावर प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से किया जा सके, उसके लिए इसको सेटअप किया गया था। अब यहाँ पे अप्रैल 2020 में जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें जो इसकी मेन कंपनी है उनके द्वारा जो एफिडेविट सबमिट किया गया था उसमें ये कहा गया था कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ITPCL उसके द्वारा 6,700 करोड़ रुपए का अलग अलग कंपनियों से, अलग अलग लेंडर से लोन लिया गया है और साथ ही में जो ILNFS ग्रुप की भी दूसरी कंपनियां हैं उनसे भी 900 करोड़ रुपया लोन लिया गया है। अब देखिए इतनी ज़्यादा इसके ऊपर लोन है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ठीक करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई कदम नहीं उठाया गया मेन कंपनी के द्वारा। यहाँ पे जो रीस्ट्रक्चरिंग का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी को ठीक करने के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं, वो प्रोसेस यहाँ पे किए गए थे। इसमें जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसको भी स्टेक वगैरह बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारा चीज़ अनसक्सेसफुल रहा था। अब यहाँ पे अगर हम अभी बात करें कि पीएनबी बैंक के द्वारा अभी क्या किया जा रहा है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि आरबीआई के द्वारा एक प्रूडेंशियल नॉर्म को हमेशा देखा जाता है, बैंकों के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है कि कभी भी अगर कोई बैंक किसी बिजनेस पर्पस के लिए किसी को लोन दे रही है तो जाहिर सी बात है कि उस लोन में कुछ रिस्क होगा, तो उसके प्रपोर्शन में बैंकों को एक अमाउंट रखना पड़ता है प्रोविज़न के तौर पर। तो यहाँ पे पीएनबी ने ये जो 2000 करोड़ रुपये का फ्रॉड हुआ है उसके यहाँ पे प्रपोर्शन में कह रही है कि तकरीबन 824 करोड़ रुपया इन्होंने रखा था। इसके अलावा भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकों को यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ही कभी भी कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उस पर्टिकुलर जो लोन अकाउंट है उसको वो अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दे, स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी में। और इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी आते हैं बेसिकली। सबसे पहला हो गया आपका SMA0, जिसके अंदर अगर किसी लोन के ऊपर ना ही तो 30 दिन तक कुछ इंटरेस्ट मिला है, ना ही तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मिला है, तो उसको यहाँ पे फिट माना जाएगा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन
कंडीशन के लिए इस पर्टिकुलर केस को। उसके अलावा दूसरा कैटेगरी है SMA1 कैटेगरी। इसके अंतर्गत अगर 31 से 60 दिन तक कुछ भी पैसा नहीं मिला है बैंक को, ना इंटरेस्ट मिला है ना प्रिंसिपल मिला है, तो फिर वो पर्टिकुलर केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी जो कोड है IBC, उसके लिए उसको जो भी कार्यवाही है उसके लिए उसको फिट माना जाएगा, ये वहाँ पे शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा कैटेगरी है SMA3, इसके अंतर्गत अगर 61 से 90 दिन का समय हो चुका है और बैंकों को कुछ भी नहीं मिला है, तो इस कंडीशन में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है NCLT, इनके द्वारा जो भी प्रोसेस है नोटिस वगैरह भेजने का, वो शुरू किया जा सकता है। अभी अगर हम PNB शेयर्स के बारे में बात करें तो जब ये न्यूज़ सामने आया है तब 2.45% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है और अभी इसका NSE पे प्राइस है 35.90 APs का। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।